हाँ आई से भी लिखा रहता है, गलत है, सही है। शुरू किया जाए। आज थोड़ी जल्दी जल्दी लिखिएगा, हम लोग पीछे चल रहे हैं। अभी आ जाएगा पहली फॉर्म की। आज थोड़ा लिखने पे ज्यादा फोकस करिएगा, हम लोग पीछे चल रहे हैं, क्योंकि 2 क्लास और बची है, हमें 1857 तक आना है, हम लोग भी 1800 भी नहीं पहुंचे। ठीक है, कार्नेवालिस पर हेस्टिंग, हेस्टिंग पर बेंटिंग, एटलीस्ट ये हमें करना है आज। चलिए शुरू करिए। हमने लिखा क्या था? अच्छा, क्या जुडिशियल रिफॉर्म देखिए पहला। At top of the judiciary, at top of the judiciary, there was a civil Sadar Adalat. At top of the judiciary, there was Sadar Adalat. सदर अदालत में कौन कौन सी है? सदर दीवानी और सदर फौजदारी। सदर अदालत ब्रैकेट में लिख लेना, निजाम वो दीवानी और फौजदारी। Established at Calcutta. Established at Calcutta. Both of them were presided by Governor General and his council. Presided by Governor General and his council. Governor General and his council. There were 4 provincial council. There were 4 provincial council which were established at Calcutta, Dhaka, Murshidabad and Patna. Below provincial council, there were district courts. Below
provincial council, there were district court. Which functioned under European judges. European judges. European judges. Below district court, there were municipal court. Below district court, there was municipal court. Municipal court. Indians were appointed as judge in municipal court. सबसे ऊपर लिख लीजिए सदर, एक हायरार्की बना लीजिए। सदर इसमें दीवानी और दोनों है, एंड फौजदारी। सदर के बाद प्रोविंशियल कोर्ट, प्रोविंशियल के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद मुंसिफ, डिस्ट्रिक्ट के बाद मुंसिफ, और जो सबसे ऊपर है लिख लीजिए किंग्स काउंसिल, जो लंदन में बैठी हुई है। अगर यहां से भी अगर आप खुश नहीं है तो भैया किंग्स काउंसिल जाइए। किंग्स काउंसिल, किंग्स काउंसिल, लिख लीजिए, चार्ट बना लीजिए। चार्ट बना लीजिए, बन गया। मुंसिफ, बस अंतर यह कर लीजिएगा, जो प्रोविंशियल कोर्ट होते हैं यहां पे 3 जजेस होते थे, इनको असिस्ट कौन करता था? इंडियन जजेस। जज क्या, इंडियन असिस्टेंट इनके इंडियंस होते थे, बट ये बेसिकली 3 जज प्रोविंशियल लेवल पे 3 यूरोपियन जजेस होते थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उन्हीं को भी पावर दे दी गई थी। और मुंसिफ पे इंडियंस रहते थे। ये देखिए, ये जो है ये दीवानी के लिए था, फौजदारी के लिए भी एक अदालत बनी है। मैंने बताया सदर दीवानी, दीवानी वाला हायरार्की ये देख रही है, फौजदारी चाहिए हटा दी यहां से, ये कर लीजिए सदर फौजदारी। प्रोविंशियल कोर्ट यहां भी है, अंतर बस क्या है, यहां पर सर्किट कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर्किट कोर्ट था क्रिमिनल मैटर्स को देखने के लिए, और मुंसिफ वाला लफड़ा नहीं था। मुंसिफ आज भी होता है जो दीवानी मैटर्स देखता है। अगर आपको क्रिमिनल मैटर्स में जाना तो सर्किट कोर्ट सीधे पहुंचना पड़ेगा आपको, सर्किट कोर्ट। ये दीवानी मैटर्स है, रेवेन्यू रिलेटेड मैटर्स या जो पर्सनल दीवानी के अंतर्गत आता है। इसमें पर्सनल मैटर्स भी आते हैं, तलाक वलाक शादी विवाह वाले सब दीवानी मैटर्स हैं। फौजदारी में क्राइम वाले मैटर्स जितने भी आते हैं, इसके अंतर्गत क्या था, ऊपर तो सदर फौजदारी ही है, ये सदर फौजदारी है, ये कलकत्ता में बैठे हुए। उसके प्रोविंशियल ही है, जैसे वहां भी था। अंतर दोनों में क्या था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जगह यहां पर सर्किट कोर्ट होते हैं। मुंसिफ वाला कोई झमेला ही नहीं, अगर किसी को यहां कंप्लेन करनी तो सीधे सर्किट कोर्ट में आइए। आज भी ऐसा ही है ना, शायद लॉ कोई है, कोई लॉ नहीं है।
आज वैसे ऐसा ही सर्किट कोर्ट ही में हम जाते हैं। तो क्या सबसे रिफॉर्म क्या है, इसने दोनों अदालतों को, दीवानी मैटर्स को और फौजदारी मैटर्स को अलग अलग उसने पूरा सीरीज हायरार्की बना दी। जिसको दीवानी जाना है इधर आ जाए, जिसको फौजदारी मैटर्स जाना है उधर आ जाए। तो उसने टू टाइप ऑफ कोर्ट्स और पूरी हायरार्की ही मेंटेन कर दी थी कॉर्नवालिस ने। अब बार बार यहाँ पूछिए कॉर्नवालिस कोड क्या है। कॉर्नवालिस कोड यही जो 1713 बेसिकली क्या था, अभी तक 86 में आ गया ये। इसने जो भी अभी तक रिफॉर्म्स किए हैं उसको 1793 में कोड का नाम दे दिया गया, जिसको पास किसने किया था, ईआईसी ने किया था। बट चूंकि ये सारे रिफॉर्म्स कॉर्नवालिस ने किए थे, इसीलिए इसको कॉर्नवालिस कोड कहते थे। पास कंपनी कर रही, गवर्नर जनरल की ये नहीं करेगा पास, पास कंपनी ही करेगी। बट चूंकि कॉर्नवालिस ने किया तो इसे कॉर्नवालिस कोड कह देते। अगला पॉइंट आ जाइए, पुलिस रिफॉर्म। पुलिस रिफॉर्म, एक बात ध्यान रखिएगा, रेगुलेशन एक्ट जो 1773 के तहत जो 1774 वाला सुप्रीम कोर्ट था, वो किस लिए स्टैब्लिश किया गया था? बेसिकली इट वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर मैटर रिलेटेड विद यूरोपियंस। इंडियन के लिए नहीं बैठा था वो। इसीलिए कल इन्होंने पूछा था सर, वो नंदलाल बोस, नंद कुमार थे ना, वो नंद कुमार का जो मैटर था वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। नंद कुमार क्या था? बेसिकली वो एक व्यापार मर्चेंट था, जिसको एक सब कुछ समय के लिए उसको सदर जो नायब दीवानी बना दिया गया। उसने वॉरेन हेस्टिंग पे आरोप लगाया कि इसने उस समय के जो बंगाल के नवाबों से घूस लिए, 2.5-3 लाख रुपए की जो भी घूस है। क्यों उसने आरोप लगाया? क्योंकि उस समय ये पता था वॉरेन हेस्टिंग और उसके काउंसिल के जो मेंबर उनकी आपस में पटती नहीं है। जब रेगुलेशन एक्ट आया था तो काउंसिल, गवर्नर जनरल और 3 मेंबर आए थे, उसके पूरी काउंसिल में थे, लेकिन सबको बराबर की पावर दी गई थी। मतलब गवर्नर जनरल के पास एक्स्ट्रा पावर नहीं थी, सारे पावर इक्वल थे, मतलब एक एक वोट सबके थे। नंद कुमार को पता था भाई इसकी काउंसिल में पटती नहीं है, तो अपना केस लेके जाता है, ये कहता है ये डिस्टेंट 2.5-3 लाख रुपए घूस लिया, इस पे केस चलाओ। वॉरेन हेस्टिंग क्या करता है, इस काउंसिल को ही कर देता है खंडित। बोला मेरे खिलाफ यहां पे केस चल ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद एक पार्टी हूं यहां पे, तो मेरा केस कहां चलेगा? सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में उसका दोस्त इंफे था, लॉर्ड इंफे है ना, वो उसका दोस्त था। अब वहां केस चलवाता और उल्टा सारे जो केस इसके ऊपर लगाए गए थे आरोप, उल्टा करके सब नंद कुमार के ऊपर आ जाते हैं कि आपने घूस, मतलब पूरे पूरे फौजरी मामले बना देता है, आपने घूस लिया, 2-3 और नाम रख देता है, आपने फलाना फलाना घूस लिया। इसको सीधे सीधे कैपिटल पनिशमेंट देती है कोर्ट, और इसको जुडिशियल मर्डर का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो नंद कुमार बोस का यही पूरा केस था। 17 कौन देता? सुप्रीम कोर्ट देती है। इसको पहला जुडिशियल मर्डर भी कहा जाता है, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम। ठीक है, समझ गया इतनी कहानी। वो सुप्रीम कोर्ट में चला था मैटर, क्योंकि जितने भी यूरोपियंस के केस होंगे वो इन सब अदालतों में नहीं चलेंगे, उनके अलग से सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग चूंकि एक यूरोपियन था, उसके खिलाफ केस वहां चला था, और वहां से उसको पनिशमेंट मिली नंद कुमार को कि भैया आपने गलत आरोप हमारे गवर्नर जनरल के ऊपर लगाया है, इसलिए आपको कैपिटल पनिशमेंट दे दें। अब इसी के नीचे आ जाइए कॉर्नवालिस कोड, वो वॉरेन हेस्टिंग में जोड़ लीजिएगा, वो नोट करके जैसे भी। पुलिस रिफॉर्म मैं बता देंगे, उसको नंद कुमार में ऐड कर लीजिएगा, वॉरेन हेस्टिंग वाले में। पुलिस रिफॉर्म, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, he took all the rights from jamidars and established a superintendent of police at district level. Superintendent of police at district level. सीधा सा मतलब क्या है, अभी तक लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करता है? जमींदारों के पास ही पावर थी कि भाई आप ही देखिए, जो भी लॉ के मैटर आप ही देखिए, हमसे कोई लेना देना नहीं। कॉर्नवालिस ने क्या किया, इनसे पूरी ये वाली पावर की राइट ये ले ली, और एक अलग से एसपी को स्टैब्लिश कराया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और उसको पावर दी गई कि आप एंड लॉ एंड ऑर्डर को देखेंगे।
इसके साथ साथ इसने डिस्ट्रिक्ट को कई सारे थानों में डिवाइड कर दिए और थानों पे दरोगा को स्टैब्लिश किया। दरोगा कौन था? ये इंडियन होगा। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट। ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल थानास। और इसको डिवाइड करने का तरीका क्या था? कुछ बुक में लिखा हुआ है कि 400 वर्ग मील, मतलब 400 स्क्वायर मील के एरिया, जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर के इस एरिया में एक थाना को स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, मतलब लेकिन पूछे कभी नहीं। ये देश इट वॉज डिवाइडेड टू सेवरल थाना और दरोगा वॉज अपॉइंटेड एट ईच थाना हु वॉज इंडियन। और दारोगा बाबू अब यहीं से आ रहे हैं। सेवरल बहुत सारे, सेवरल। A daroga was appointed at each thana. Each थाना, रीच सुन लिया क्या आपने? असल में ठंड का समय, टोपी वोपी सब लोग पहने हुए हैं, तो है ज्यादा दिक्कत। नहीं निकाले क्यों भाई, ठंड लग जाए तो। चलिए आगे। दारोगा वॉज असिस्टेड बाय Daroga was assisted by many constables. भैया ये इसके सारे रिफॉर्म्स हैं। ठीक है, अब अगली हेडिंग है लॉर्ड हेस्टिंग्स। या छोड़ी, इससे पहले वेलेजली वाला लिख लीजिए, सब्सिडरी अलायंसेस। एक छोटी हेडिंग डाल लीजिए, सब्सिडरी अलायंस ऑफ वेलेजली, सब्सिडरी अलायंसेस ऑफ वेलेजली। दिस पॉलिसी वॉज established by Lord Wellesley. This policy was established by Lord Wellesley to face internal as well as external challenges. However, this policy was the creation of duplics. ये कौन है भाई? और उसके बारे में कुछ पता है? फर्स्ट चलिए, फर्स्ट नहीं था। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट फ्रेंच गवर्नर कौन है? अरे प्रभु, कौन पहले बोले? अल्मीडा बोल रहे हो? वो पुर्तगाल का है, वो तुम फ्रांस में क्यों बोला? कैरो ऐसा है ना 1668 में। देखिए, आप लोगों को मुझसे ज्यादा फैक्ट्स पता होना चाहिए, क्योंकि मैं जिस एज में पहुंच चुका हूं, मुझे अब मेरी याददाश्त धीरे धीरे कमजोर हो रही है। आप लोग जिस एज में हो, आप लोग की याददाश्त मुझसे तेज होनी चाहिए। हाँ, एनालिसिस पावर मेरी आपसे अच्छी होगी, लेकिन याददाश्त आपकी तेज होनी चाहिए। ऐसा होता है, ये साइंटिफिकली बता रहा हूं, मैं नहीं बता रहा। तो आपकी याददाश्त तेज होनी चाहिए मुझसे, समझे ना? आगे आ जाइए। ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन हु प्रोवाइडेड मिलिट्री assistance
who provided military assistance to native state to native state. मतलब समझे ना कि ये पहला व्यक्ति था जो अपने ट्रूप्स को अपने जो फ्रेंडली स्टेट से उनको प्रोवाइड करता था, लेकिन उनसे मेंटेनेंस का चार्ज ले लेता हो, खर्चा आप ही दोगे, मेरे ट्रूप्स आप ले लो क्योंकि आप मेरे फ्रेंडली स्टेट है। ठीक है, इसी को इंट्रोड्यूस डुप्लेक्स ने किया था। इसने इसको और थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के और अपने अकॉर्डिंग इसने चेंज कर लिया। अब लिखिए सब्सिडियरी अलायंसेस के नॉर्म्स क्या है, कल जो मैं बताया था ना उसको पॉइंट में लिख लीजिए बस। A permanent subsidiary forces, a permanent subsidiary forces was to be established at the capital of native state. Native state. Native state has to pay. Native state has to pay for the maintenance of this force. Maintenance of this force. अगला पॉइंट, और regent REGENT, or regent was to be appointed, or regent was to be appointed by company, at the court of native state. This regent has to assist the ruler in his works, उनके कार्यों में असिस्ट करेगा। अगला पॉइंट, he will not interfere in the internal affair of the state. ये सब्सिडियरी अलायंसेस में तय किया गया था। He will not interfere in the internal affair of the state. अगला पॉइंट, रूलर ऑफ द नेटिव स्टेट्स should not enter into any type of alliances. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ऑफेंसिव और डिफेंसिव। should not enter into any type of alliances, offensive or defensive. Offensive or defensive without the permission of company. Without the permission of company. ठीक, no European should be employed without the permission of company. Company will help the native state. अगला पॉइंट, company will help the native state to protect himself from internal as well as external challenges.
एक्सटर्नल चैलेंजेस। इस पूरे का मोटा मोटा जिस्ट क्या निकला? अब कोई भी फॉरेन, जो कहते नहीं है फॉरेन रिलेटेड पावर्स, विदेश नीति जो है वो सब नेटिव स्टेट से ले ली गई। अगर कोई भी अलायंस करना है ऑफेंसिव और डिफेंसिव तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कंपनी की। मतलब आपके पास ये राइट नहीं है कि आप किसी से किसी प्रकार का अलायंस करो। मतलब क्या हुआ, जो फॉरेन रिलेटेड जो राइट्स थे वो सब कंपनी से, नेटिव स्टेट से ले ली गए। कंपनी को एक ट्रूप रखना, मतलब कंपनी एक ट्रूप रखेगी, एक आर्मी का पूरा बेस बनाएगी कहां पर? नेटिव स्टेट की कैपिटल है। मतलब अब जो नेटिव स्टेट की खुद की आर्मी डिसॉल्व हो गई, क्योंकि जब वो रहेंगे तो जरूरत क्या है? खर्चा कौन दे रहा है? नेटिव स्टेट देगी। कंपनी, वो आर्मी किसकी रहेगी? कंपनी की रहेगी। आर्मी तैयार किसकी हुई? कंपनी की। किसके खर्चे पे? नेटिव स्टेट्स आ जाएगी, नेटिव स्टेट के खर्चे पे। और एक बात बस कह दी गई, रीजेंट आपको अपॉइंट करना होगा जो आपको एडवाइस करेगा। लेकिन एडवाइस, और वो इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। ये पॉसिबल था कि कोई मेरे बगल में बैठा और इंटरनल मैटर्स में मुझे वो इंटरफेयर ना करे। अच्छा, मेडिवल टाइम पीरियड, अब हमारी बात सुन ली जा रहे। मेडिवल टाइम पीरियड में किस सुल्तान के टाइम पीरियड में रीजेंट नाम का एक पद स्टैब्लिश किया गया है? मेडिवल टाइम पीरियड में रीजन का मतलब, अब और आ जाए तो नायब का पद किस टाइम पीरियड में स्टैब्लिश किया गया था? हाँ नाम, हाँ हाँ, बहरम शाह। नहीं नहीं, अभी हम पहुंचे बहरम शाह। नहीं, मिडिवल का वही पार्ट है, लेकिन सुल्तान और उसके टाइम कौन है फॉर्म हुआ है? तो हुमायूं के टाइम पीरियड में थोड़ी ना, तभी आपका आंसर अकबर होना चाहिए था ना। बहरम शाह नायब, मैंने बोला तो नायब का पद नहीं है वो वकील का पद था बहरम शाह का। इसके टाइम में, बहरम शाह के टाइम नायब का पद आता है। और कौन बना है पहला नायब? पहला नायब कौन है? मलिक एतकीन। चलो कल थोड़ा असर हुआ है, चलो पढ़ो आगे। अब आ जाइए अगली हेडिंग पे, लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्या वो पहले इंटरफेयर करना शुरू किया? अगर क्वेश्चन आज हुआ था फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस, और डुप्लीस अगर ऑप्शन हो तो ध्यान दीजिएगा इस ऑप्शन पे भी ध्यान दीजिएगा। मतलब कभी कभी होता क्या है, हमने ऑप्शन ए देखा और हमारे दिमाग में जो भी आंसर बैठा हुआ है वो ऑप्शन ए पे रखते हैं वो लोग। ज्यादातर उनको ही पता है, वो दिमाग से खेलते हैं। आपने जहां देखा वेलेस्ली को, आपने टिक मार आगे बढ़ गया, लेकिन उसी के बी या सी ऑप्शन पे वो डुप्लीस भी रखा हुआ है। इसीलिए ज्यादातर तुक्का भी मारता है व्यक्ति, मारना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आ गई तो नाम करिएगा। लेकिन अगर तुक्का भी मारना हो तो बी और सी ऑप्शन को हमेशा प्रीफर किया जाता है, ए ऑप्शन को कभी प्रीफर नहीं किया जाता, क्योंकि हमेशा ए ऑप्शन को पहले नंबर पर रखते हैं, क्योंकि उनको पता है इसी टाइप के ऑप्शन होते हैं। क्योंकि आपके दिमाग में क्या चल रहा है उनको पता है, और क्या आपसे गलत करवाना है वो बी और सी पे रखते हैं। इसीलिए कभी भी क्वेश्चन पढ़िए, और मैं बताऊं, मैं बता रहा हूं, ये ज्यादातर गलती मैं करता हूं अभी भी, टीचर उसने बता रहा हूं, लेकिन जब एग्जाम देता हूं तो गलती मुझसे भी खूब होती, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि जहां हिस्ट्री है, बाकी जैसे जो मेरा मुझे लगता है अच्छा जोन है, मैं क्वेश्चन ही नहीं पढ़ता, आधे अधूरे पे मार देता है ना, ये तो पता है। ज्यादातर वही गलत होते हैं, जहां कॉन्फिडेंस में आए वो गलत होना शुरू हो जाते हैं। वॉज नॉट, नॉट एक बीच में रहता, अभी नॉट दिखता ही नहीं है, वो नॉट गायब हो जाता है, पूरा सेंटेंस पढ़ देता आदमी, वो बीच में नॉट भी लिखा है। अब तो वो अंडरलाइन करना उन्होंने शुरू कर दिया है, आपके लिए वो रहम करते हैं तो अंडरलाइन कर देते नॉट पे। पहले नॉट पे अंडरलाइन भी नीचे नहीं होता था, आप सीधे आप टिक मार देते थे। इस टाइप के ऑप्शन रहते हैं हमेशा। रीजन असर्शन में तो खूब गलत करवाते हैं, और जहां ये 1 2 3 वाले रहते हैं ना, यहां पे हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जहां ऑप्शन 1 2 3 4 है, ऑप्शन 1 2 3 4 की तीन ऑप्शन ज्यादातर आपको वो पता है, वो डाल देते हैं। चौथा ऑप्शन होता है आपको नहीं पता है, क्योंकि मैंने कहा ना हिस्ट्री में चूंकि इतने ज्यादा सोर्सेस हैं तो सारे सोर्सेस आप कमांड नहीं कर सकते, वो हमेशा चौथे ऑप्शन पे रहता है। और फिर एक ऑप्शन होता है 1 2 3 4, तो हमें तो चूंकि 3 सुना है हमने, चौथा तो हमने सुना नहीं है। उनको भी पता है कि आप आर एस शर्मा पढ़ के आए और आर एस शर्मा में नहीं दिया है, क्योंकि जो टॉपर्स बताते हैं उनको ही पता है ना, और टॉपर्स क्या बताते हैं कि भैया आर एस शर्मा पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, तो उनको ही पता है लोग क्या बता रहे हैं। वो ज्यादातर ऑप्शन 4 पे होता है।
और हम हमेशा 1 2 3 करके 4 तो ये तो हो नहीं सकता, और ज्यादातर ये 4 होता है। ये कुछ एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं अपने, ये नॉट वॉट वाले देखते रहिएगा हमेशा, और जहां पहला और हमेशा गलत ऑप्शन ए ही होता है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अब अगली हेडिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स, कल मैंने बताया था जब इसका टाइम पीरियड आता है तो अब सब्सिडरी अलायंसेस होने बंद हो गए हैं, अब सीधे पैरामाउंटेसी की बात हो रही है कि भाई अब डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे, ये सब्सिडरी वाला खत्म है। ठीक है, इसी के टाइम, ये मैं इसको मारना चाह नहीं रहा हूं, अहिंसावादी हो गया, मुझे बेचारा परेशान कर रहा है, अहिंसावादी हो गया। अरे जैन जैन थ्योरी यही है भाई, सब में आत्मा है। अरे मानने की बात है, जैन फिलॉसफी अलग है, जैन धर्म अलग है, जैन फिलॉसफी की बात कर रहा हूं। चलिए आगे आइए। लॉर्ड हेस्टिंग से बाकी जितने वॉर थे मैंने बता दिए। एंग्लो नेपाल वॉर बचा है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड का, वो लिख लीजिए, एंग्लो नेपाल। अरे उसका इंपॉर्टेंट नहीं, अभी हम इंपॉर्टेंट डील करेंगे, ऐसे बहुत सारे और गवर्नर आएंगे, एमहर्स्ट आएगा, कितने मैं बता पाऊंगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही रहेंगे। लॉर्ड आ जाइए हेस्टिंग्स पे, और हेडिंग डालिए एंग्लो नेपाल वॉर। एंग्लो नेपाल अपना पड़ोसी भाई भाई। एटीन 1801 में, थोड़ी कहानी सुनिए, क्वेश्चन क्या पूछा अभी तक, ट्रीटी ऑफ सगौली पूछा है बस, ट्रीटी ऑफ सगौली पूछा है। वॉर जो हुआ था वो ऑक्टर लोनी एक तरफ का कमांडर है और उधर अमर सिंह थापा है, ये फैक्ट है। थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए बस। 1801 में जब अवध के साथ ट्रीटी होती है तो कुछ लैंड कंपनी को मिल जाती है, कुछ लैंड, गोरखपुर वाली लैंड, तो नेपाल की और अपनी कंपनी की बॉर्डर मिलने लगते हैं, एक दूसरे सीमाएं टच होने लगती हैं। अब एक जगह बुटवल गोरखपुर के आसपास है, उसको लेकर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। बुटवल उस समय बेसिकली था कंपनी के अंडर ही, बट नेपाल उस पर अपना क्लेम कर रहा था, उसको लगता है बुटवल तो हमारा है, उसको लेकर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते छोटे छोटे। फाइनली एक वॉर होती है जिसमें एक तरफ कमांडर है ऑक्टर लोनी और दूसरी तरफ कमांडर अमर सिंह थापा। वॉर का डिसीजन कुछ नहीं होता है, कोई हारता नहीं, लेकिन बेसिकली कंपनी जीत चुकी थी, लेकिन दोनों को लगता है कि लड़ने का कोई फायदा नहीं है, सेटल डाउन कर जाओ। यहीं पे ट्रीटी होती है 1816 की, ट्रीटी ऑफ सगौली, लिख लीजिए, ट्रीटी ऑफ सगौली, SAGAULI। 16 ही है शायद यार, 16 ही है, लिख लो। बिटवीन कंपनी एंड नेपाल, कंपनी एंड नेपाल। कंपनी एंड नेपाल। अब इस ट्रीटी ऑफ सगौली कुछ नॉर्म्स है वो इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए कुछ नॉर्म्स जो है ट्रीटी ऑफ सगौली है। लिखिए पहला, कंपनी रिसीव्ड द हिल स्टेट्स ऑफ कुमायूं, गढ़वाल, कुमायूं उत्तराखंड वाला, गढ़वाल। इसी ट्रीटी के बाद ही कंपनी को शिमला मिला था, शिमला। कंपनी ऑल्सो रिसीव्ड शिमला, विच वॉज द फ्यूचर समर कैपिटल ऑफ कंपनी। During this treaty, 2 battalions of Gorkhas was also recruited under company army. 2 battalions of Gorkhas
वॉज ऑल्सो रिक्रूटेड अंडर कंपनी आर्मी, और जो आज तक बनी हुई है। गोरखा बटालियन इसीलिए बनी है, वो ट्रीटी ऑफ सुगौली आज भी चल रही है। नहीं, मैंने कहा गोरखा बटालियन इंडिया की नहीं बोल रहा, मैं किसी स्टेट की बटालियन बात नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इंडिया की अभी आर्मी 2 बटालियन है गोरखा की, इसी ट्रीटी से शुरू हुआ था, ट्रीटी ऑफ सुगौली से। अब आ जाइए हेस्टिंग्स के टाइम और कुछ ट्रीटी हुई है। मराठा मैंने बता दिया था, अब राजपूताना में भी इसी समय सेटल डाउन की कंपनी। लिखिए, रिलेशन विद राजपूताना, रिलेशंस विद राजपूताना। हाँ, लॉर्ड हेस्टिंग मैंने हेडिंग डाला तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में कह रहे। सेवरल ट्रीटीज वर established, several treaties were established during this time in Rajputana land. During this time in Rajputana land. पहला लिखिए ट्रीटी ऑफ जोधपुर, ट्रीटी ऑफ जोधपुर 1818। ट्रीटी ऑफ जोधपुर 1818। अगला ट्रीटी ऑफ उदयपुर, ट्रीटी ऑफ उदयपुर, उदयपुर पुर बोला हूं, पुर को मेडिवल इंडिया में किस नाम से जाना गया है? कौन बोला? मारवाड़ी होता पहले, कौन बोले? कौन बोला? हाथ अपना इज्जत साथ उठा देना। 100 बार मैंने बोला था, 100 बार कम से कम, कि भैया याद रखो। और तुम आर्यन ने पिछला क्लास बैच किया था ना, पिछले क्लास किया था ना, मैंने पिछली बार बोला था याद रखिएगा मारवाड़ और मेरवाड़ में डिफरेंस होता है। और क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल पीसीएस में कि जो शेरशाह सूरी ने जो वो होता है 2 गुट्ठी बाजरा के लिए किस स्टेट के साथ किया था, और फिर मारवाड़ और मेवाड़ में लोगों ने गलत किया था। ठीक है ना? तो अभी भी सिसोदिया, अपने मनीष सिसोदिया जो है वो मेवाड़ के, इतना याद रखना, मेवाड़ उदयपुर का है। इसी उदयपुर से ही बाकी लोग भी थे, अपने राणा प्रताप और बाकी लोग भी। उदय सिंह, वही उदय सिंह ने स्टैब्लिश किया था, तो उदयपुर हम कह देते हैं। बेसिकली वो मेवाड़ रियासत ही थी। चलिए आगे आ जाइए। लक्ष्य राज सिंह जिसके, चलो आगे। ट्रीटी ऑफ, हाँ, ये सब सब्सिडरी ट्रीटीज ही हैं कि भैया जो मोनोपोली खत्म हो जाएगी, अब कंपनी अब आपको रूल करेगी, मतलब एक अपनी रखेगी, अपनी ट्रूप्स आपके अंडर। और आखिरी में ट्रीटी ऑफ जयपुर, इसकी सीरीज याद रखिएगा, पूछा गया एक बार आरएएस में 1818। महीनों का अंतर है, लेकिन राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में एक बार इनकी सीरीज पूछी गई थी। कौन ये जो सीरीज है, कब पहले किससे हुआ और बाद में कब हुआ है? 1818 तीनों है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड हेस्टिंग्स की तरफ से लॉर्ड मेटकाफ ने ये ट्रीटीज की थी। लॉर्ड मेटकाफ, लॉर्ड मेटकॉफ 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 ने ये सारी ट्रीटीज की थी। हेस्टिंग्स ने लॉर्ड मेटकॉफ को राजपुताना में भेजा था, भैया हर जगह तो जीत गए हैं, अब इनको भी देखो। ये जस्ट जो एंग्लो मराठा वॉर है उसके बाद की बात है कि मराठा वॉर जीतने के बाद अब इनके साथ क्या किया जाए, इसलिए ये सब ट्रीटीज हुई है। क्योंकि उस समय तक राजपुताना लैंड जो था वो मराठा के ही अंतर्गत आता कि मराठा इनसे चौथ ले रहे हैं, इनसे भी चौथ ले रहे हैं, छोड़े वो किसी को नहीं। वो हिंदू पद पातशाही की बात करते हैं, लेकिन किसी हिंदू स्टेट को इन्होंने नहीं छोड़ा। मराठा ने शुरुआत यही की थी ना कि हम भगवत ध्वज को पूरे भारत में लहरा देंगे,
लेकिन वो बाद में, भगवा तो बाद में हो गया, लेकिन अपने ही हिंदुओं से ये लेने लगे टैक्स, तो इसीलिए ये हारे भी। उसके बाद ये हारे भी इसीलिए। ठीक है, अब अगला आ जाए लॉर्ड बेंटिंग। बेंटिंग, लॉर्ड बेंटिंग 1828 से लेकर 1835, 1828 टू 1835, लॉर्ड बेंटिंग। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, लिख लीजिए, पूछा जाता है हमेशा, लिख लीजिए वो स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड मैकाले, according to Lord Macaulay, Banting was the person, Banting was the person who infused into Oriental despotism, who infused into Oriental despotism the feeling of freedom, the spirit of freedom, spirit of freedom, Oriental despotism, मतलब प्राच्यवादी निरंकुशता में फ्रीडम, स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम। अब ये प्राच्यवादी निरंकुशता क्या है? बेसिकली जो ब्रिटिशर्स है हमें प्राच्यवादी ही बताते हैं, ओरिएंटलिस्ट हमें कहते हैं। डेस्पोटिज्म का मतलब निरंकुशता, मतलब अभी तक भारत में मोनार्की ही रूल कर रही थी, फ्रीडम क्या होता है भारतीयों को नहीं पता था। बेंटिंग वॉज द पर्सन जिसने ये बताया कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है। मैकॉले जो उसी का चेला है, अपने गुरु की बड़ाई कर रहा है। ठीक है, ये अब इसी के अंडर एक लॉ कमीशन बन रहा है, उसका ये मेंबर ही बनेगा। अब इतनी बड़ाई क्या, कुछ तो उसको देगा ना। अभी लॉ कमीशन का पहला जो अध्यक्ष है मैकॉले को ही बनाया गया और बेंटिंग ने ही बनाया था। ठीक है, तो ये फेमस स्टेटमेंट है जो बेंटिंग के बारे में बोला गया है। ठीक, अब इसके रिफॉर्म्स क्या बेंटिंग के, वो देख लिख लीजिए। रिफॉर्म्स ऑफ लॉर्ड बेंटिंग, विलियम बेंटिंग नाम है, लेकिन चलिए लॉर्ड ही सब, लॉर्ड बेंटिंग। पहला रिफॉर्म लिखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, he was the first governor general, he was the first governor general who started appointment of Indians, who started appointment of Indians in administrative services, in administrative services। एक्चुअल में हुआ क्या था, उससे पहले चार्टर एक्ट 1833 का आया था, उसका जो क्लॉज था 87, उसमें ये बात मेंशन की गई थी कि अब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में किसी भी प्रकार के कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया जाएगा बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, कलर, रेस। मतलब सीधा सा बात है कि अब इंडियंस को भी मौका हम देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आने का। तब यही से शुरुआत की गई थी बेंटिंग। 1833 में एक्ट आया है, बेंटिंग उस समय गवर्नर था, इसीलिए उसको बोला जाता है कि ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जिसने अपॉइंट करना शुरू किया था। ठीक है, आगे। He started
commissionary system in Bengal. Commissionary system in Bengal. The whole Bengal was divided into 20 divisions. 20 divisions. A commissioner was appointed at each division. A commissioner was appointed at each division. और इसका काम क्या था जो आज भी है? His work was to supervise. His work was to supervise the work of district magistrate. His work was to supervise the work of district magistrate. District magistrate. अगला जो जुडिशियल रिफॉर्म्स. जुडिशियल रिफॉर्म्स, इसमें क्या किया गया? जो प्रोविंशियल कोर्ट है उसने एबोलिश कर दिया. बैंटिंग एबोलिश्ड प्रोविंशियल कोर्ट्स. ये जो प्रोविंशियल कोर्ट जिसने कॉर्नवालिस से शुरू किया था, इसको उसने खत्म किया. A separate Sadar Diwani, a separate Sadar Diwani and Sadar Faujdari was established at Allahabad, Prayagraj. क्यों ये हुआ होगा? इसीलिए कि जो नॉर्थ वेस्ट के जो लोग हैं एनडब्ल्यूएफपी वाले, उनको कैलकाटा ना जाना पड़े हर अपनी अपील के लिए, तो उसने इलाहाबाद में एक अपॉइंट कर दिया सदर दीवान में सदर फौजदारी. भैया आपको जो अपील करनी है आप यहां पाके कर लीजिए. ठीक है, अगला पॉइंट. बैंटिंग वॉज द गवर्नर जनरल who started the practice of vernacular language in place of Persian language. अभी तक जो कोड की भाषा थी वो पर्शियन ही थी, फारसी, क्योंकि अभी तक जो भी विरासत लेके चल रहे थे ब्रिटिशर, वो मुगल की लेगेसी लेके चल रहे थे. अब बैंटिंग ने वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, उसमें अब बात करनी होगी. मतलब जुडिशियल प्रैक्टिसेस उस लैंग्वेज में होगी. वो तमिल भी हो सकती है, वो तेलुगु भी हो सकती है, वो हिंदी भी हो सकती है. तो ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज. अब लिखिए अगला हेडिंग, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. Economic reform. Land settlement in Northwest Province. Land settlement in Northwest Province. Northwest Province ये अपना वाला. यूपी का इवोल्यूशन ऐसे ही हुआ है. पहले फैजाबाद कैपिटल थी अवध की, अपनी लखनऊ बनी बाद में,
1870s के आसपास आगरा को कैपिटल बनाया गया था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का, आगरा को, तो उसको नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ही बोला जाता था। बाद में इसको सेंट्रल प्रोविंस बोला जाने लगा, संयुक्त प्रांत बना। बाद में ये आफ्टर इंडिपेंडेंस उत्तर प्रदेश बना। ठीक है, तो ये इसका भी अपनी हिस्ट्री है कैसे यूपी बना। तो पहले ये अवध था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस बना, यूनाइटेड प्रोविंस बना, उसके बाद ही उत्तर प्रदेश बन रहा है। ठीक है, अलग अलग ईयर्स में। और नॉर्थ वेस्ट जब प्रोविंस था उस समय कैपिटल आगरा थी। ठीक, अगला पॉइंट। हाँ, मैंने अगला पॉइंट खत्म ही नहीं हुआ था ना, क्या था? लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस अंडर द सुपरविजन ऑफ मार्टिन बर्ड। मार्टिन बर्ड मार्टिन बर्ड। और ये कौन सी प्रैक्टिस थी? बेसिकली ये महलवाड़ी सिस्टम। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस इस रीजन में महलवाड़ी सिस्टम आता है। ठीक है, लिख लीजिए चाहे तो, महलवाड़ी सिस्टम था ये। लैंड सेटलमेंट जहां लिखे थे ना वही लिख लो महलवाड़ी सिस्टम। अगला, he also appointed two committees for military as well as आइए military as well as civil department। इन कमेटीज का वर्क क्या था? अभी तक ट्रेजरी जो खाली हो चुकी थी, कोष, उसको देखने के लिए। एक्चुअल हुआ क्या था? बर्मा वॉर होता है 1824 में। फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर कब होता है? 1824 में। ट्रीटी कौन सी होती है? वैसे मैंने बताया नहीं अभी तक, लेकिन चलो कोशिश करो। यंग ब्लड्स कौन सी हुई है? एंड फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर के बाद कौन सी ट्रीटी हुई थी? येंगबू 1826। येंगबू नाम सुना होगा। तो उसके बाद होता क्या है, इस एंग्लो बर्मा वॉर में फायदा कुछ नहीं मिला। फाइनल डलहौजी जाके ये सब मामला सेटल करता है। इस वॉर में कोई फायदा नहीं मिला। बर्मा को बाद में अपने में जोड़ लेता है। बाद में 1935 में फिर से बर्मा हमसे अलग होता है। इसका फायदा नहीं मिला और ट्रीटी करनी पड़ी येंगबू की। बट इससे हुआ कि ट्रेजरी खाली हो गई। अब उस खाली ट्रेजरी को फिर से भरने के लिए उसने दो कमेटी स्टैब्लिश की, एक मिलिट्री मैटर्स देखने के लिए और एक सिविल मैटर्स को देखने के लिए। और इसने तय ये किया, अभी तक जो कंपनी के सोल्जर्स को जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलता है वो देना बंद करो, तभी कंपनी के खर्चे कम होंगे। ठीक है, तो ये जो दो कमेटीज किसने स्टैब्लिश की थी? लॉर्ड बेंटिंग ने। और इसी के समय आके पहली बार भारत में सोशल रिफॉर्म भी शुरू हो रहे हैं। अभी तक सोशल रिफॉर्म्स नहीं शुरू हुए थे। बेसिकली था क्या, ये एक यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट था। जब ब्रिटिशर्स यहां आते हैं तो अपने साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेके लिए आते हैं, जो कॉन्सेप्ट उनकी आइडियोलॉजी को फेवर कर रहा हो। और बेसिकली जो यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट था वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ही बेटा था। मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ही निकला था। क्यों निकला? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहां पे होता है तो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किसका हो रहा था? लेबरर्स का। उनको संतुष्ट कर कुछ करने के लिए। टेंशन ना लो, मैं तो जो कर रहा हूं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं। क्योंकि यूटिलिटी कॉन्सेप्ट कहता क्या है कि एक समय में मैक्सिमम लोगों का उत्थान करना हमारा कार्य है। यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना। तो क्या कहता, पर्टिकुलर सबको तुम नहीं कर सकते,
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहता है कि अब सब लेबर की कंडीशन तो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि आप मैक्सिमम लोगों को इसका प्रॉफिट मिले। अब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पहले वहां तो उन्होंने गोली दे दी अपने यहां, इसी के बाद चार्टर, वहां पे भी चार्टर मूवमेंट चल रहा है यूरोप में भी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से चार्टर मूवमेंट चल रहा था, जहां पर लेबरर्स अपनी राइट के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि भैया आपने तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फायदा ले लिया, हमारा एक्सप्लॉयटेशन क्यों कर रहे हैं, हमें तो कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है, हम उसी गंदे तरीके से रह रहे हैं, वोटिंग राइट हमारे पास है नहीं, तो हमें, हमारे पास कोई, हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमारा नहीं है जो पार्लियामेंट में हमें रिप्रेजेंट करे, तभी बाद में लेबर पार्टी आती है। तो वहां पर भी चार्टर मूवमेंट चल रहा था, तो वहां तो शुरुआत हुई। अब 1800 के आसपास जब हम पहुंचे हैं, तो वही यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट अब इंडिया में भी आना शुरू हो गया। अब पहले उनको तो गोली दे के आए थे पुचकार के, अब भारतीयों को शुरू कर दिए कि भैया हम तो यहां पर आपका कल्याण करने के लिए आए, आपको एजुकेट करने के लिए आए, और यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना ही हमारा काम है। और इस यूटिलिटी को मैक्सिमाइज हम कैसे कर सकते हैं, जो आप यहां जो सोशल इन प्रैक्टिसेस चल रही है उसको हम रोकेंगे। कुछ काम इतना बस काम ठीक था, लेकिन लॉजिक इसके पीछे यही था कि आप बिल्कुल एक नंबर के गधे हो, आपको ठीक करना। यूटिलिटेरियन प्रैक्टिसेस के लिए कहा जाता है दे वर लाइक टीचर्स, ये डंडे के साथ यहां पे आए थे और आप लोगों को पीट पीट के ठीक कर रहे थे। टीचर इसीलिए ये रेगुलेशन एक्ट ला रहा है, सती को बैन करो क्योंकि सती इल प्रैक्टिस है, बैन करो। तो वो टीचर की तरह आ रहे थे, और मीडियम क्या था, टीचर डंडा तो नहीं, मतलब डंडा तो यहां में था नहीं, लॉ के थ्रू। तो ये रेगुलेशन एक्ट लाते थे और आपको सुधारने की कोशिश करते थे, जो भी थोड़ा हुआ, लेकिन बेसिक लॉजिक अभी भी यही है कि ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी सोसाइटी में इल प्रैक्टिसेस हैं, हम उसको खत्म कर रहे हैं। बाद में जब नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होता है, ये सब प्रैक्टिसेस चल रहे हैं, नेशनल मूवमेंट जब स्टार्ट होता है, तब जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने कहना शुरू किया कि हम मान रहे हैं हमारा इल प्रैक्टिसेस है, लेकिन ये जिम्मेदारी हमारे समाज की है कि हम इन इल प्रैक्टिसेस को ठीक करें, आप नहीं करोगे। इसीलिए जब एज ऑफ कंसेंट एक्ट आता है 1891 का, कि जिसमें एज ऑफ जो आपके मैरिज एज थी डिसाइड किया जाना था, उसमें जब आया है तो बाल गंगाधर तिलक ने आपको अपोज किया है, बोला ठीक है आपका काम ठीक है, लेकिन ये हम डिसाइड करेंगे, आप नहीं डिसाइड करोगे, क्योंकि इंडिया हमारा है, हमारा राष्ट्र है, सोसाइटी हमारी है, आपके पास ये राइट नहीं है ये सब करने का। इसीलिए एक समय के बाद छोड़ देते हैं, बोले जाओ यार जो करना है करो, हमारा काम इतना ही है। कुछ 1857 तक आपको मिलेंगे रेगुलेशन एक्ट, उस पर बिल्कुल बंद, क्योंकि उनको लगा कि हम तो सुधारने के लिए कोशिश कर रहे थे, इन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। 1857 के बाद भी आपको सोशल इंटरफेरेंस देखने कम हो जाएंगे, बस जो इंटरफेरेंस हो रहा है बस दो ही जगह मिला, शादियों में, और वो भी जब इंडियन रिफॉर्मर्स कह रहे हैं। एज ऑफ कंसेंट एक्ट भी इंडियन रिफॉर्मर्स के कारण ही आया है, बहराम जी मालाबारी के कारण आया है, और उससे पहले का भी एक्ट जो आया है वो भी इंडियंस के कारण आया, क्योंकि इंडिया में उस समय रिनेशा या सोशल रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हो चुका था। तो वो बस ये लोग मूवमेंट ऐसा नहीं था जो आज देखते हैं, इसीलिए मूवमेंट का आंदोलन जिसमें मास सपोर्ट करे, कॉमन लोग सपोर्ट करें, ये मूवमेंट नहीं था। बेसिकली अर्बन पीपल के द्वारा, जो शहरों में लोग रह रहे थे उनके द्वारा और पढ़े लिखे लोगों द्वारा चलाया गया एक मूवमेंट था, जिसकी पहुंच गांव तक नहीं पहुंच पाई। इसी वजह से सोशल रिफॉर्म मूवमेंट सफल नहीं हो पाए, क्योंकि जिस फेमिनिज्म की बात उस समय की जा रही थी, वो प्रॉब्लम आज तक एग्जिस्ट करती है। कोई भी इशू उठा लीजिए, विमेंस की उठा लीजिए, आपने सती इल प्रैक्टिस ही खत्म कर दिया। 1987 में फिर से सती एक्ट को बैन किया गया गवर्नमेंट ने, क्योंकि प्रैक्टिसेस हो रही थी सती की। 87 में फिर से सती एक्ट आता, फिर से बैन किया गया। कोई भी डिपार्टमेंट उठा लीजिए, जितना उनका रहा, एजुकेशन ऑफ वुमेन, शहर की वुमेन तो पढ़ ली, गांव की वुमेन नहीं पढ़ पाई, इसीलिए गवर्नमेंट को पॉलिसीज लानी पड़ी जब गांव में महिलाएं एजुकेट हुई। ये लोग भी कह रहे हैं एजुकेशन बढ़े। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का तो पूरा मूवमेंट ही था कि विमेन्स को एजुकेट करो। विडो रिमैरिजेस शहर में तो बैन हो गई, मतलब प्रमोट हुआ, गांव में लेकिन भैया बैन था अभी भी कि विडो को रिमैरिजेस करने का अधिकार नहीं है। तो जितने भी मूवमेंट था, इस मूवमेंट की लिमिटेशन से ये मूवमेंट बेसिकली अर्बन सेंटर्स तक ही सीमित रहा, क्योंकि इन लोगों ने भी कोशिश नहीं की कि ये रूरल सेक्टर तक जाए। क्यों? ये भी डरते थे
इनको पता था जहां लोग पढ़े लिखे इनको समझाया जा सकता है। गांव में जैसे पहुंचे इनके खिलाफ ही मूवमेंट शुरू हो जाएगा, मारा मारी हो जाएगा। इसीलिए खुद गांव में नहीं गई। विमेंस की बात कर रहे हैं, वही तत्वबोधिनी सभा ब्रह्म समाज का एक विंग जो वुमेन्स के लिए बात कर रहा है। लेकिन जहां वुमेन मूवमेंट स्टार्ट होता है तो कहता ठीक है लेकिन महिलाएं अपनी दहलीज में रहें, आगे ना जाए। वो कहता लिमिटेशन आपकी भी, हम आपके सपोर्ट कर रहे हैं, सती सिस्टम को बैन कर रहे हैं, विमेन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन हर चीज मर्यादा में रहते हैं, मर्यादा क्रॉस ना करिए, ये ब्रह्म समाज ही कह रहा है। तो ये सब कमियां थी। ठीक है, तो अगला आ जाइए जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुआ है, बैंटिंग के टाइम का सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। बस मूवमेंट ना लिखे, सोशल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म। प्रोहिबिशन ऑफ सती एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ सती एक्ट 1829। क्लॉज 17, 17 एक्ट 1829 क्लॉज 17। और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है इसके टाइम पीरियड में लिख लीजिए, दूसरा क्या है, एक और है लेकिन एक और उससे पहले एक और है, ठगी सिस्टम लिख लीजिए, एबोलिशन ऑफ ठगी सिस्टम। ठगी 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 ही लिखिए इंग्लिश में भी। ठगना ठगना भाई, ठगी ठगी। लेकिन वो ठगी आज के नहीं है, ये 420, वो ठगी ऐसे थे आपका सर उड़ा ले जाते थे, आपको ठग देते थे। उनको फांसीगर कहा गया है। प्रोफेशनल वो एसेसिन थे, पैसा लेकर सुपारी लेते हैं ना, तो वो सुपारी लेते थे और सर उड़ा ले जाते थे, तो वो ठगी सिस्टम था। इसको बैन किया था बैंटिंग ने। अच्छा, ठगी के सामने लिख लीजिए, देवर प्रोफेशनल assassins who would rob, who would rob, डाका डकैती, rob and then bury the victim, who would rob and then bury the victim, they were also known as फांसीगर। फांसीगर तो फांसी, अरे सर ही ले गए, वो नटवरलाल टाइप के नहीं जो ठगते हैं, सर ही ले जाते हैं। अब बॉडी सर ले गया, बॉडी को दफना दिए चंदनवा के टाइप में। अब लिख लीजिए जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट इसके टाइम पीरियड का हुआ है, एंग्लो ओरिएंटलिस्ट कॉन्फ्लिक्ट, एजुकेशनल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म में अगला लिखिए एजुकेशनल रिफॉर्म। और छोटी सी हेडिंग डाल लीजिएगा, एंग्लो ओरिएंटलिस्ट कॉन्फ्लिक्ट। एंग्लो ओरिएंटलिस्ट, एंग्लो ओरिएंटलिस्ट कॉन्फ्लिक्ट।
अब ये क्या है? अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट 1813, लिखता है अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट 1813, 1 lakh rupees was allotted. 1 lakh rupees was allotted for the revival of education system in India. Education system in India. But no proper arrangements, no proper arrangements were taken in this direction. रीजन क्या था? हाँ जी, अच्छा क्यों ऐसा था? इसके साथ साथ एक और चीज हुआ है, मिशनरीज भी आए हैं। मिशनरीज भी आए थे इसी टाइम पीरियड में, और एजुकेशन सिस्टम का रिफॉर्म भी करना था। दोनों एक साथ क्यों हुआ? खत्म, एक ही वर्ड में खत्म, ब्रेन वॉश करना है। ब्रेन वॉश गलत नहीं है, कन्वर्जन, हाँ कुछ ये भी सही है। और हाँ, मिशनरीज मिशनरीज आ रहे हैं, मिशनरीज आ रहे हैं, लेकिन एजुकेशन के लिए उन्होंने, मैंने कहा इस समय क्या दोनों का एक साथ रोल था। ब्रिटिशर्स ने अपने मिशनरीज कभी नहीं उतारे अभी तक, पोर्चुगीज के साथ आ रहे हैं, ब्रिटिशर्स अभी तक मिशनरीज कभी नहीं उतारे, जब टाइम पीरियड में मिशनरीज आने शुरू हुए। हाँ, थोड़ा तो और इसकी बैकग्राउंड में पहुंचते हैं। हुआ क्या है एक्चुअल में कि जब अमेरिका ब्रिटेन से चला गया, निकल गया बाहर, तब ब्रिटेन को एक बात समझ में आई कि सबसे बड़ी कॉलोनी अमेरिका थी, अमेरिका निकल गई। अब ब्रिटेन को एक बात समझ में आई कि दूसरी सबसे बड़ी कॉलोनी कौन सी है? इंडिया। अब इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ेंगे। तो वहां भी मांग उठी कि अभी तक जो सबसे बड़े वॉरियर है हमारे मिशनरीज, अब उनको भी उतारो मैदान में। अगर नहीं उतारे तो इंडिया भी निकल जाएगा, क्योंकि वहां पर एक आइडियोलॉजी और आ रही थी, एंग्लिकन आइडियोलॉजी थी। वो पूरा वो एंग्लिकन आइडियोलॉजी है जो क्या बात करती है कि अब धर्म का इस्तेमाल करके हम इंपेरियलिज्म को बढ़ावा देंगे। अब उन्होंने अपने वॉरियर्स को उतारना शुरू किया, जो मेन वॉरियर्स थे। अब मिशनरीज उतरते हैं। कहने के लिए मिशनरीज क्या उतरे थे कि हम आपको एजुकेट करेंगे, और एजुकेशन का मीडियम क्या होना चाहिए, क्योंकि उनको इंग्लिश आती थी तो वो इंग्लिश के थ्रू काम करेंगे। इसीलिए दोनों को एक साथ उतारा गया कि 1 लाख रुपए हम देंगे कि और आपको भी उतार रहे हैं कि जो इन्होंने बताया कोलैब था, कि दोनों एक साथ लीजिए और एजुकेशन सिस्टम का रिवाइवल करिए, और मिशनरीज को भी उतार दिया, क्योंकि मिशनरीज के जिस भाषा में वो करते अपने जो भी प्रीच उन्हें करना था, अगर उन्हीं की आम लोगों को भी अगर वो भाषा आ जाए तो उनका काम आसान हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यहां पे क्या आ गई कि अब जो पढ़ाई का मीडियम हो वो किस में हो। यहां तो ठीक है कि वेस्टर्न एजुकेशन को यहां लाना है, क्योंकि मिशनरीज वेस्टर्न की ही बात करते, वेस्टर्न आइडियोलॉजीज की बात करते, लेकिन मीडियम क्या होगा? वो मीडियम इंग्लिश हो, वो या वो मीडियम नहीं कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हो। इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब दो ग्रुप बने, एक बने ओरिएंटलिस्ट और एक बने एंग्लिकन्स। लिखिए अगला पॉइंट, ओरिएंटलिस्ट लिख लीजिए, छोटी सी, ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट
अभी बता, एंग्लिकन्स, अभी पहले ओरिएंटलिस्ट लिख लो। अच्छा ऐसे बनाना चाहिए। ओरिएंटलिस्ट लिखिए, देवर ऑफ द पॉलिसी, देवर ऑफ द पॉलिसी that education should be given in Indian languages. और किन ओरिएंटलिस्ट का नाम सबसे ज्यादा इस टाइम पीरियड में? दो है, प्रिंसेप, एच टी प्रिंसेप, जेम्स वाला नहीं, एच टी प्रिंसेप, एच टी प्रिंसेप और विल्सन, WILSON, एच टी प्रिंसेप और विल्सन। भारत में सबसे पहले बजट किसने इंट्रोड्यूस किया है? बजट किसने इंट्रोड्यूस किया? बजट सबसे पहले किसने पेश किया था? बताओ भाई। सबसे पहले विल्सन ने किया 1861 में। उससे पहले बजट का कॉन्सेप्ट नहीं था। बजट का बेसिकली मतलब क्या था? थैला, जो डॉक्यूमेंट लेके आया था तो थैले में लेके आया था, चमड़े के थैले में, उसी को बजट कहा गया। बाद में वही बजट प्रैक्टिस में आ गया, वो टर्म जो है प्रैक्टिस में आ गया, बजट पेश कर रहे हैं। बेसिकली उसने चमड़े का थैले को पेश किया था, जो आज बजट का नाम ले लिया विल्सन, 1861। एक काम करो, जो थोड़ा थोड़ा ये RS शर्मा वर्मा के बुक से उतरो, कभी कभी ये लूसेंट भी रख लिया करो। ये इस टाइप के फैक्ट्स हो गए उस बुक्स में भी, मतलब स्टैंडर्ड बुक्स में भी है, लेकिन उसमें ढूंढना पड़ेगा और हर 4 लाइन पढ़नी पड़ती है। इसमें क्या कर दिया, बोल्ड लेटर्स में दे देते हैं हर इस टाइप के जो जीके वाले जो फैक्ट्स हैं। तो ये भी रख लो, कोई भी मन हो, आर्यन की भी आती है, लूसेंट भी आती है, जो भी मन हो इसका भी रख लो, क्योंकि आप लोग की जीके अभी थोड़ी कमजोर है, बहुत कमजोर है, जीके थोड़ी कमजोर है, इसीलिए वो भी काम करो थोड़ा सा। स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़िए, लेकिन इस टाइप की चीजें भी पढ़ते रहिए। अगला, एंग्लिकन्स। एंग्लिकन्स they were of the policy that education system should be given in the Western language. वेस्टर्न लैंग्वेज मतलब इंग्लिश लैंग्वेज, वेस्टर्न लैंग्वेज। अब भैया इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, डिसीजन कुछ आ नहीं पा रहा था। अब इसके लिए कमेटी बनाई गई। लिखिए अगला पॉइंट, अ पब्लिक कमेटी ऑन एजुकेशन was established by Banting. Established by Banting to resolve this conflict. अगला पॉइंट, लॉर्ड मैकॉले, who was the law member, Lord Macaulay, who was the law member in the Council of Banting, gave a definite shape to this controversy.
Give the definite shape to this controversy. डेफिनेट, अब देखो सुनो, लॉर्ड मैकॉले जो था वो एक लॉ मेंबर था बैंटिंग की काउंसिल में। अगर क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि लॉ मेंबर को काउंसिल में जगह किसके टाइम पीरियड में देनी शुरू की गई थी? बैंटिंग के टाइम पीरियड में। इससे पहले लॉ मेंबर का कोई प्रैक्टिस नहीं होती थी, लॉ मेंबर अपॉइंट नहीं किए जाते थे। तो जो पब्लिक कमेटी ऑन एजुकेशन थी, इसका हेड बना दिया गया लॉर्ड मैकॉले को बैंटिंग ने, और उनसे कहा भैया बताओ, मैंने बताया ना लॉ मेंबर की जरूरत क्यों पड़ी। यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट था, इंडिया को सुधारना था, डंडा चलाना था, एक टीचर की तरह बिहेव कर रहे थे। उस टीचर का मीडियम क्या था? लॉ। इसीलिए लॉ मेंबर अब आता है, इससे पहले लॉ मेंबर नहीं आया। ठीक है। अब और जो पब्लिक कमेटी ऑन एजुकेशन है उसका भी हेड किसको बना दिया गया था? मैकॉले को। अब मैकॉले का जो डिसीजन है उसी को हम मैकॉले रेजोल्यूशन भी कह देते हैं। चलिए अगला पॉइंट। मैकॉले गेव रिकमेंडेशन that education education to Indians should be imparted in English language. उसका जो डिसीजन था वो 2 फैब 1835 को आया और 7 मार्च 1835 को वो रेजोल्यूशन पास हुआ काउंसिल से। 2 फैब 1835 उसका ये रिकमेंडेशन आया और रेजोल्यूशन में कब बना, पास हुआ ये 7 मार्च 1835 को, जिसे आज हम मैकॉले रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। 35 7 मार्च 1835। इसी से जुड़ा हुआ फेमस स्टेटमेंट है, लिख लो, पूछता है कभी कभी। अकॉर्डिंग टू मैकॉले a single shelf of a European library was worth the whole native literature of India and Arabic. Indians and Arabic। प्रतिष्ठा पे चोट कर दिया। इंडियंस एंड अरबिक, समझे मतलब कि एक यूरोप की, पहले एक देश इत्तू सा, उस यूरोप की एक लाइब्रेरी और छोटा सा, उस यूरोप की लाइब्रेरी का एक शेल्फ में जितना ज्ञान मौजूद है उतना ज्ञान तो पूरे इंडिया और अरब के लिटरेचर में भी मौजूद नहीं है। ठीक है, इतनी घनिष्ठ बेइज्जती किया था। ठीक है, मतलब ये चोट किस पे कर रहा था? हमारे एजुकेशन सिस्टम पे। और क्यों कर रहा था ये लिखिए, क्यों कर रहा था ये समझिए। हाँ, पहले एक पॉइंट और, इसी से जुड़ा हुआ एक और थ्योरी तो लिखिए। He also started the practice of downward filtration theory। downward filtration theory downward filtration theory
in education system. अब इसका सीधा सा मतलब यह था, एक समाज के, एक पूरी सोसाइटी के बस इतने लोगों को एजुकेट करो, 10, 20, 50, 100, 200 जो भी एजुकेट करो। अब सबको ना करना एक साथ, बवाल मचा देंगे। ये सोसाइटी है, सोसाइटी के केवल इतने हिस्से को एजुकेट कर दो बस, और जो ये सोसाइटी का पूरा हिस्सा है, इनको एजुकेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको देना, जो छोटे से हिस्से को जिनको हमने एजुकेट किया है। और ये क्या करेंगे, ये धीरे धीरे इनफिल्ट्रेट करेंगे एजुकेशन को नीचे की तरफ। समझे, एक सोसाइटी का ये हिस्सा, अब ये पूरी सोसाइटी मान लो, अब इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये एजुकेशन को इनफिल्ट्रेट करें, धीरे धीरे टपक टपक के एजुकेशन नीचे जाए। अगर एक साथ पहुंच गई तो बवाल हो जाएगा, निस्यंदन, हाँ, मारा मारी क्या होगा। एजुकेशन सिस्टम आज नहीं हो पाई, वही है कि सिस्टम वही चल रहा है कि ज्ञान तो हमने किस सेंस में समझ लिया, ये लूसेंट वाला, जो एक्चुअल जो ज्ञान था हम उसको भूल गए, जिसके लिए हमें कभी विश्व गुरु कहा जाता था, वो भूल चुके हैं हम। बस लूसेंटी में हमारी दुनिया रह गई है, 50 फैक्ट रख लेते हैं, हम लोग समझे बड़े काबिल हो गए। सच बता, इस मामले में है वो पॉलिटिशियन ही, लेकिन कभी कभी जिक्र कर देना चाहिए, जो सिद्धांशु त्रिवेदी है वो लगता है योग्य व्यक्ति, बाकी तो वो एक अपना दूसरा वाला तो, लेकिन वो जो बोलता लगता है वो कुछ रैशनल बात कर रहा है, उसमें दम है। हर पार्टी में ऐसे हैं, कांग्रेस में भी वो वल्लभ करके एक है, गौरव वल्लभ, कुछ लोग हैं, शशि थरूर भी है, अरे वो अलग एलीट है, हम लोग लायक नहीं हो, वो एलीट क्लास है, उनकी बात ही नहीं करेंगे। तो अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं मौजूद, लेकिन बाकी क्या है, वही थोथा चना बाजे घड़ा, थोड़ा सा पता गाते जाते हैं, और ये सिस्टम सब यही चल रहा है। इसीलिए बाद में जब वुड्स डिस्पैच आता है, तब वो कहता भैया इस थ्योरी को खत्म करो, तब वो कहता अब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अब लोगों को एजुकेट करे। इसीलिए अब यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश होनी शुरू होती है। 1835 पर यूनिवर्सिटी नहीं आती है, यूनिवर्सिटी कब आती है, जब बाद में वुड डिस्पैच के बाद 1854 के बाद जब 3 प्रेसिडेंसीज में यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की गई, बॉम्बे, मैड्रास एंड कैलकाटा में। उससे पहले यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट था ही नहीं, उनको लगा कि ना अब वो भी, लेकिन यूनिवर्सिटी भी आती तो उसका भी अलग लॉजिक था कि समाज के जो एलीट क्लास है वही यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जाए, बाकी नीचे ही रह जाए। वो हाई स्कूल 5वीं 8वीं तक की लायक हो, आप यही काम करो, जो एलीट क्लास है वही यूनिवर्सिटी लेवल के एजुकेशन को प्राप्त करे। कॉन्सेप्ट अभी भी वही है, बस ये इन्होंने ये इतना हटा दिया कि भैया गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, गवर्नमेंट अब एजुकेट करेगी बस। लेकिन इतने ही इनके पे भारी पड़े, क्योंकि इसी के बाद ही नेशनल मूवमेंट शुरू हो गया है। और शुरू किसने किया है, कांग्रेस के जो मॉडरेट ग्रुप से आते थे, और मॉडरेट ग्रुप भी कहां का, बॉम्बे का। वकील, डॉक्टर कहां पढ़े होंगे, यूनिवर्सिटी से तो पढ़े होंगे, वो कक्षा 5 के विद्यालय स्कूल से थोड़ी ना पढ़े होंगे, उसी यूनिवर्सिटी में और प्रेसिडेंसी में पढ़े होंगे, क्योंकि जितने भी होते हैं प्रेसिडेंसी से आ रहे हैं। कांग्रेस, एस.एन. बैनर्जी बंगाल, सब प्रेसिडेंसी एजुकेशन की पार्ट है, और यही लोगों ने शुरू कर दिया। अब मैकॉले को ये पता था, ये बोला अगर ये कर दिए तो सब बवाल मचा देंगे, बाद में ऐसा हुआ था। ठीक है, आगे अगला पॉइंट खत्म हो गया ना ये। अब अगला आ जाइए, एनेक्सेशन ऑफ सिंध। 5-10 मिनट बचा है, 5 मिनट बचा बाबू, फैक्ट लिख लो बस। एनेक्सेशन ऑफ सिंध बता मैं इसलिए रहा हूं कि इसका जो ये पूरा सीन था ना, बेंटिंग के टाइम पीरियड में शुरू हो जाता है, इसीलिए बेंटिंग के साथ ही बता दे रहा हूं मैं। एनेक्सेशन बाद में होता है, एलन बैरो करता है, लेकिन शुरुआत बेंटिंग के टाइम से शुरू हो जाती है। एनेक्सेशन ऑफ सिंध, सिंध की जरूरत क्यों थी, पहली बात ट्रेड के लिए। ट्रेड किसके किसके साथ, पंजाब और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया है उनके भी ट्रेड, रोड ट्रेड करने में
पैसा ज्यादा लगता होगा। तो शुरुआत क्या की गई कि भैया जो इंडस रिवर है इसका रास्ता ढूंढ लो। अगर इंडस रिवर को हमने एक्सप्लोर कर लिया, हम आराम से ट्रेड कर पाएंगे। इसीलिए जरूरी क्या था, इंडस रिवर को ढूंढना। और जिस दिन वो रूट मिला तो उनको लगा अब सिंध पर भी कंट्रोल करना जरूरी है, ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो पहली फैक्ट्री सिंध में कब लगी है? ठट्टा में, 1774। ठट्टा, THATTA। 1775 में 5 है। ठट्टा, सिंध की पहली फैक्ट्री कब स्टैब्लिश हुई है? ठट्टा में, 1775। सिंध बेसिकली किसी एक रूलर के अंदर रूल नहीं हो रहा था। चार, अब वो भाई है या दोस्त है नहीं पता, बट जो रूलर उनको 4 यार कहा जाता था। जहां 4 यार मिल जाए, 4 यार। सिंध जो था इन 4, अब यार है पता नहीं क्यों बोला गया, लेकिन इन 4 लोगों के बीच बटा हुआ था जिनको 4 यार बोला गया। अब यहीं से सिंध की एनेक्सेशन की शुरुआत हो जाती है। पहला लिखिए, 4 यार, बाद में चले जाएंगे। आओ, पहला पॉइंट लिख लीजिए, रीजंस लिख लो ना। पहला ट्रेड लिखिए, ट्रेड। ट्रेड पॉइंट पॉइंट में लिखते जाओ। ट्रेड किसके किसके बीच में? पंजाब और नॉर्थ वेस्ट रीजन के बीच में। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखिए, इनको डर था अगर हमने सिंध को अनेक्स नहीं किया तो रणजीत सिंह कर लेंगे। अगर हमने सिंध को अनेक्स नहीं किया तो रणजीत सिंह कर लेंगे, और रणजीत सिंह का करना खतरनाक हो जाए। क्यों? क्योंकि सिंध से लगा है अफगानिस्तान है, और वहीं उसके बाद से रशिया की टेरिटरी स्टार्ट हो जाती थी। इनको लग रहा था अगर सिंध चला गया रणजीत सिंह या रशिया के अंडर तो हमारा जो कॉलोनी है ये भी सेफ नहीं है। इसीलिए सिंध को ये बफर स्टेट बनाना चाहते थे, जिसको कंट्रोल करना चाहते थे। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए, रणजीत सिंह का डर था। और तीसरा लिख लीजिए, यही रशिया और फ्रांस का डर था। फियर ऑफ रशियन अटैक। रशियन अटैक। अगला पॉइंट लिख लीजिए, इन ईयर 1809। अगला पॉइंट इन ईयर 1809 a treaty of peace was established between company एंड अमीर ऑफ सिंध। जो 4 यार हैं इनको अमीर कहा जाता था, अमीर ऑफ खैरपुर, इस प्रकार के 4 छोटे छोटे स्टेट थे। अमीर ऑफ सिंध 1809। उसके बाद लिखिए 1820 में अगला इवेंट, 1820 देखिए, सिंध विल परमिट। 1820 में क्या हुआ था? जो ट्रीटी हुई इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दे। अभी तो पीस ट्रीटी हुई। 1820 में सिंध के जो अमीर थे उन्होंने कंपनी को रूट प्रोवाइड कर दिया था ट्रेड के लिए। देखिए, सिंध विल परमिट यूरोपियंस एंड ब्रिटिशर्स टू सेटल इन देयर रीजन। अब बसने की अनुमति दे दी, बस सकते हो भाई। धीरे धीरे एक साथ गला नहीं पकड़ रहा है, उंगली से पकड़ना शुरू किए। ब्रिटिशर्स एंड यूरोपियंस टू सेटल इन सिंध। जो अगला ईयर है सबसे इंपॉर्टेंट, इन 1831 अ मिशन वॉज सेट अंडर अलेक्जेंडर बर्न्स। नाम इंपॉर्टेंट है। अ मिशन वॉज सेट अंडर अलेक्जेंडर बर्न्स। टू एक्सप्लोर द रूट ऑफ इंडस रिवर।
टू एक्सप्लोर द रूट ऑफ इंडस रिवर। इंडस कहां से आती है और कहां जाती है अभी तो मुझे नहीं पता था, तो रूट ढूंढना चाह रहे थे बस। 1831 मिशन का नाम इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर बर्न्स। और सबसे बड़ी बात, वो सफल भी हो गया। इंडस रिवर का रूट इसी ने ढूंढा था। लेकिन उसके बाद होगा, जैसे रूट मिला, इन अमीरों ने कहा अब सिंध गया, क्योंकि इनको पता अगर ये रूट ढूंढ लेंगे इनकी देवी से हम कभी जीत नहीं सकते, तो हमसे अब सिंध गया, तभी स्टेटमेंट अमीर कहते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट ईयर है 1838। 1838, a tripartite treaty, a tripartite treaty was established between EIC, महाराजा रणजीत सिंह एंड शाहसुजा। शाहसुजा ये औरंगजेब का वाला नहीं है, शाहसुजा ये अफगानिस्तान का भगोड़ा राजकुमार था, भगोड़ा था। शाहसुजा, सुजा, जा। अब इस ट्रीटी में तय क्या हुआ था कि सिंध पर कोई कंट्रोल नहीं करेगा। बेसिकली सबसे ज्यादा डर शाहसुजा से ही था, तो कहा था सिंध पे भैया कोई, उनको दोनों रोकना था ना, रणजीत सिंह भी कंट्रोल ना करे और भी कोई कंट्रोल ना करे। तो उन्होंने 1838 में बाकी दोनों लोग के लिए रास्ता बंद कर दिया कि ना सुजा कंट्रोल करेगा सिंध पर और ना रणजीत सिंह कंट्रोल करेंगे सिंध पर। और सबसे बड़ी बात, सिंध को यहां पर उसने इस्तेमाल किया कैसे, कहा कि भैया 20 लाख रुपए शाहसुजा को दो कि शाहसुजा तुम्हें छोड़ दे, नहीं तो शाहसुजा तुम्हें कब्जा कर ले, ऑक्युपाई कर लेगा। तो 1838 में ट्रीटी तीनों के बीच होती है, लेकिन धोखा दे देते हैं। अगला ईयर 1839, in 1839 first Anglo-Afghan war was started. Anglo-Afghan war was started. अब भैया अफगान से लड़ना है तो आर्मी कैसे जाएगी, सिंध से होके जाएगी। तो मजबूरी में सिंध को यह भी परमिशन देनी पड़ती है कि भैया हमारी जगह भी आप इस्तेमाल कर सकते हो अफगानों से लड़ने के लिए। ठीक है, मतलब धीरे धीरे पहले लोग सेटल डाउन करें, फिर हमें कमर्शियल प्रिविलेजेस दो, उसके बाद अपना रूट प्रोवाइड करो, अपना लैंड एरिया प्रोवाइड करो, जिससे हम अफगानों से लड़ पाए। 1839 में होता क्या है कि ये फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में ब्रिटिश बुरी तरीके से हारते हैं। ठीक, अब हारने के बाद हुआ कि अब ब्रिटिश की जो गरिमा या प्रेस्टीज थी वो तो दांव पे लग गई। अब जो आर्मी वापस जा रही थी, उसी आर्मी को कहा गया कि सिंध को एनेक्स कर लो। और नेपियर का बड़ा एक अच्छा स्टेटमेंट है कि हमें पता है हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हमारी गरिमा के लिए आवश्यक है कि हम इसे कंट्रोल करें। तो किसी इतिहासकार ने बोला यह हाल वही था कि जब कोई व्यक्ति बाहर से पिट के आता है तो घर में आके अपनी बीवी को पीटता है। अफगानों से हार के आए थे, बेइज्जती करा दिए थे, बोला लौट रहे, खाली आता होगी तो बेइज्जती होगी, तो लौटती हुई आर्मी से कहो भैया सिंध को एनेक्स करके आओ कि हम तो सिंध को जीत के आ रहे हैं। आम लोगों को यही पता चले हम सिंध को जीत के आ रहे हैं। तो यही है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट लिखिए, एनेक्सेशन ऑफ सिंध 1843। एनेक्सेशन ऑफ सिंध 1843। गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड एलनबरो। बरो, लॉर्ड एलनबरो। किसके थ्रू किया था ये? चार्ल्स नेपियर के। कमांडर कौन था? चार्ल्स नेपियर। चार्ल्स नेपियर was the commander under which Sindh was annexed.
और यही चार्ल्स नेपियर का एक स्टेटमेंट है, लिख लो। एनेक्सेशन ऑफ सिंध, लिखिए, एनेक्सेशन ऑफ सिंध will be a very beneficent annexation of Sindh will be a very beneficent piece of rascality. piece of, वो पीस मतलब टुकड़ा, वो वाला मत पीस समझ, a beneficial piece of rascality. हम धूर्तता तो कर रहे हैं लेकिन फायदे के लिए। rascality, ठीक। अब कल कोशिश करेंगे पंजाब हो जाए, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, जो दो एंग्लो अफगान सिख वॉर हुए, डलहौजी कल हो जाए, और उसके बाद छोटा मोटा पूछूंगा, हम भी 1857 से आ जाएंगे। सर ये ईयरफोन क्या ये तो यार बताओ पाया हमारे लिए